हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है कि कंकाल तंत्र बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जिससे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ में बहुत सारे कंकाल तंत्र वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। गाइज, आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे अच्छे से याद है 1 फरवरी को मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था रेलवे वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा था चैप्टर वाइज। उसमें 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, 7वां चैप्टर स्टार्ट था और उस चैप्टर का नाम था कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम। उस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे भैया, जिसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से और इस सीरीज को अब हम आगे बढ़ाएंगे। बीच में थोड़ा इधर उधर हो गए थे क्योंकि बीच में मैंने आपको 1-2 चैप्टर भी पढ़ाए थे, जैसे कि एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया था और मैं आपको रेलवे के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको क्लियर करवा रहा था, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है आज का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम लिख लीजिए, स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र। आज की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि इस सेशन में यानी कि इस बैच में मैं आपको 30 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले करवा चुका। अगर आपने नहीं देखा है तो जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच नाम से आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31। इससे पहले मैं आपको 30 क्वेश्चन करवा चुका। जो भी क्वेश्चन करवाया है प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है। यहाँ तक कि पहले तो मैं इस बैच की शुरुआत में मैं आपको शिफ्ट भी बताता था कि भैया इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने पिछले के 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से और बिल्कुल आसान भाषा में आपको करवाए, तो भैया जाकर देख लीजिए। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक बल, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक बल, ऑप्शन नंबर सी है पेशीय बल, ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक बल। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 30/10/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी पेशीय बल। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हमें करवाना जरूरी है, नहीं तो मैं आपको मस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाकर आ चुका। पेशीय तंत्र मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें स्ट्रेड मसल्स, अनस्ट्रेड मसल्स, कार्डियक मसल्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे मजबूत कौन सी है, सबसे कमजोर कौन सी है, सबसे व्यस्त कौन सी है, सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, वो सारी चीजें हमने जानी। तो अगर आपने मस्कुलर सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जब मैंने कंकाल तंत्र की शुरुआत की थी तो शुरुआती क्वेश्चन मैंने मस्कुलर सिस्टम से ही आपको करवाए थे, यानी कि कंकाल तंत्र में मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं। अलग से भी चैप्टर आता है मस्कुलर सिस्टम वाला, तो उसमें भी आप पढ़ा सकते हो या पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने जब शुरुआत की थी इस कंकाल तंत्र वाले चैप्टर की, तो भैया मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशीय तंत्र वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में पूछे जाते हैं, वो सभी मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाए थे। एक एक के बारे में डिटेल में मैं कह रहा हूँ। शुरुआत के 30 क्वेश्चन देखिए, आपको लगभग 100 क्वेश्चन की जानकारी आपको मिलेगी। और आज ये क्लास समाप्त हो जाएगी, कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक्सीलेटरी सिस्टम की, उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर की। अब इसकी रेगुलर क्लास आया करेगी। देखिए भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है। भाई पेशीय बल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर आप किसी वस्तु को आपके हाथ से उठाते हो या फिर पैर से ठोकर मारते हो तो आपकी मांसपेशियों में एक बल लगता है, और उस मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है भैया? मांसपेशियों में लगने वाले बल को कहा जाता है पेशीय बल। ज्यादा आपको कुछ
सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका। इसलिए कहता हूँ कि कंकाल तंत्र वाला चैप्टर अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ा है, पिछले 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो जाकर के देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है भैया, ओके। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 पर, यानी कि 32 पर। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए फीमर, हेमर, टिबिया, ऑप्शन नंबर बी है हेमर, एनविल, स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी है हुमरस, हसली, स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर डी है रेडियस, अल्ना, हेमर। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई में पूछा गया है 31/5/2019 को। वीडियो को यहाँ पर छोड़ करके मत जाना, लास्ट में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर पक्का कर सकती है आपके एग्जाम में। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर आपने कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप ऑप्शन से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर लगेगा ये क्वेश्चन इस जगह पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में 31/5/2019 को पूछा गया है। देखिए हमारे कान जो होता है ना, उस कान के 3 भाग होते हैं। जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है वो ये होता है, जिसे ईयर पिन्ना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिन्ना। कान का बाहरी भाग जो होता है उसे पिन्ना बोला जाता है। बीच वाले भाग में हड्डी होती है, और सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उस अंदर वाले भाग में कान का पर्दा होता है। उस अंदर वाले भाग में क्या होता है? कान का पर्दा होता है। अब आपको कान के पर्दे का नाम बताना है भैया, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं आपको हड्डियों के बारे में बता देता हूँ। मैंने कहा कि कान का जो मध्य वाला भाग होता है, इस मध्य भाग में 3 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है भैया? तो भाई 3 होती है। पहली होती है मेलियस, दूसरी होती है इनकस, और तीसरी होती है स्टेपिज। ये 3 अस्थि होती है। आप सबको याद है कि भाई हमारे कान में 3 अस्थि होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। आपको यहाँ तक पता है कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है वो होती है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह आपके शरीर की क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। एक बार लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस हड्डी का आकार हथौड़े के समान होता है। तो जो हेमर होता है, जो हथौड़ा होता है, उस हथौड़े के समान ये जो मेलियस अस्थि होती है जो आपके कान में पाई जाती है, इसका आकार हथौड़े के समान होता है। किसके समान होता है? हथौड़े के समान होता है। अब अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई है, तो उनमें से आप इनका आंसर दे सकते हो, नहीं तो आप ऑप्शन भी काट कर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर आपको नहीं लगता कि मेलियस, इनकस, स्टेपिज आपके ऑप्शन में नहीं है, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो इसमें फीमर, हेमर और टिबिया आ रहा है। आप सभी को पता है जो फीमर है, जो फीमर हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ये क्या है? ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है भैया? तो फीमर है। और ये कहाँ होती है? ये आपके पैर में होती है। ये जांघ की अस्थि है भाई, ये आपके पैर में जांघ की अस्थि है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है, यानी कि आपके कान में जो हड्डी होती है उनके नाम आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जिसके बारे में आपको पता है, वो पैर की हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर कोई ऑप्शन में 3-3 हड्डियों के नाम है। तो अगर एक का भी हमें पता है तो भैया आप उस क्वेश्चन को काट सकते हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें तो ह्यूमरस। ह्यूमरस आप सभी जानते हो हाथ की हड्डी होती है। हाथ की हड्डी होती है। ये हाथ है तो हाथ की ये वाली जो हड्डी होती है ऊपरी भुजा की, ये ह्यूमरस होती है भैया। कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है। तो अगर आपको इसके बारे में भी पता है
तो भैया आप इस ऑप्शन को भी गलत कर दोगे। और आपको सिर्फ एक ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन छांटने के लिए दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि टीबिया और फिबुला। आप सभी को पता है आपके पैर की अस्थि है। जो टीबिया और जो फिबुला होता है वो आपके पैर की जो निचली भुजा होती है उसकी अस्थि है टीबिया और फिबुला। क्या सही कह रहा हूं मैं? तो आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो। यहाँ पर भी हंसली दी गई है। हंसली की समस्या छोटे बच्चों में जिस अस्थि के कारण आती है उस अस्थि को कहा जाता है क्लेविकल। ये यहाँ पे होती है, कंधे की अस्थि होती है भैया क्लेविकल। तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से भी गलत कर सकते हो। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, रेडियस और अल्ना। आप सभी को पता है हमारे हाथ की जो निचली भुजा होती है इस जगह पर दो हड्डी होती है, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। अगर आपको हड्डियों के नाम याद है तो भैया इस तरीके से आप ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आपको ऑप्शन नंबर बी के बारे में नहीं पता कि हेमर एनुअल और जो स्ट्रिप है ये हमारे कान की अस्थि है, नहीं पता। हमने तो याद किया है मेलियस इनकस स्टेपिज, यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं भैया आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब मैं बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि आपके कान के जो मध्य भाग होता है उसमें 3 हड्डी होती है, जिसमें से पहली होती है मेलियस। इस मेलियस का आकार हथौड़े के समान होता है भैया। किसके समान होता है? हथौड़े के समान होता है। और हथौड़ा जो होता है उसे इंग्लिश में हैमर कहा जाता है। तो पहली हड्डी आ गई भैया हैमर। पहली हड्डी कौन सी आ गई? हैमर। दूसरी है इनकस। ये जो इनकस होता है इसका आकार एनुअल के समान होता है। किसके समान होता है? एनुअल के समान होता है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा तो आप देख लेना कि भाई एनुअल कैसा होता है। एनुअल स्टील का या फिर लोहे का एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें गर्म धातुओं को रखकर हथौड़े से उसे पीटकर उसे आकार दिया जाता है, वो होता है भैया एनुअल। तो ये एनुअल के समान इस इनकस की आकृति होती है। तो हमारी जो इनकस हड्डी है जो हमारे कान में पाई जाती है वो एनुअल के समान होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट एंड फाइनल स्टेपिज जो हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है इसका आकार स्ट्रिप के समान होता है। अब भैया ये स्ट्रिप है क्या? तो मैं आपको बता दूं, जब हम घोड़े पर बैठते हैं तो हमारे पैर एक लोहे का एक उपकरण होता है, ऐसा गोला गोला सा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको बता देता हूं, जिस पर हम पैर फंसाते हैं, जिस पर हम पैर फंसाकर बैठते हैं तो वो होता है भैया स्ट्रिप। और इसी स्ट्रिप के समान आपकी जो स्टेपिज होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है उसका आकार होता है। तो भैया आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ न कुछ अच्छी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। जैसे कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ते हुए भी इस क्वेश्चन का आप सही आंसर नहीं कर पाए क्योंकि आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इधर उधर देख करके अगर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते तो आप आराम से अच्छे से कर सकते थे। मैंने मानव शरीर की 206 हड्डियां खां पर होती है, उनके नाम क्या क्या है बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है और उस वीडियो पर आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी है। मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता है मानव शरीर की 206 हड्डियों के नाम और वो खां होती है तो भैया जा कर के देख लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर हुआ आपका? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे 2-4 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, मिस मत करना भैया, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, 33 की ओर। ओके भैया, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा क्वेश्चन है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? नाम सुना है आपने मायोसिन और एक्टिन का? क्या है बताइए। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए मांसपेशीय प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी है मांसपेशीय कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर सी है मांसपेशीय वसा है, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि मांसपेशीय एंजाइम है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 31/5/2019 को। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए मायोसिन और जो एक्टिन है वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है और वो भी किसकी? आपकी मांसपेशीय प्रोटीन है।
मांसपेशियों के बारे में मस्कुलर सिस्टम में पढ़ा जाता है, पेशीय तंत्र में पढ़ा जाता है। किसके बारे में? मांसपेशी कह दीजिए या आप मसल्स कह दीजिए, एक ही बात है। पेशी कह दीजिए, एक ही बात है। आपकी पेशी देखने को कहाँ मिलती है? तो मुख्य रूप से आपकी जो बोन्स होती है, हड्डियां और आपकी जो स्किन होती है, उसके बीच का जो अधिकांश भाग होता है वो भैया मसल्स का बना होता है, पेशियों का बना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड्डी और आपकी स्किन के बीच में ही होता है, और भी हमारे शरीर में और भी बहुत सारी जगह पर मांसपेशियां होती है, लेकिन आपको मुख्य रूप से जो ज़्यादा देखने को मिलती है वो इसी ही जगह पर देखने को मिलती है। मांसपेशियों का अध्ययन आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को मायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है, या फिर सार्कोलॉजी भी ऑप्शन में आ सकता है भैया, या फिर सार्कोलॉजी भी ऑप्शन में आ सकता है। इन मसल्स का, इन पेशियों का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो भैया मायोग्लोबिन के कारण होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लगभग हमारे शरीर में 639 पेशियां होती है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका। सबसे बड़ी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस है। इसके अलावा सबसे छोटी कौन सी है? तो स्टेपेडियस है। सबसे लंबी कौन सी है? तो सार्टोरियस है। सबसे व्यस्त कौन सी है? तो कार्डियक है। सबसे सक्रिय कौन सी है? तो आइरिस है। सबसे कमजोर कौन सी है? तो सिलियरी है कि नहीं है? तो ये सभी मैंने आपको मांसपेशियों के नाम भी लिखवाए थे भैया। इसके अलावा 3 प्रकार की होती है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, यानी कि स्ट्रेड मसल्स, अनस्ट्रेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। खैर इनके बारे में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पेज में मैं आपको पहले पढ़ा चुका। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ वो सीख लीजिए, तो रिविजन करने के लिए मैंने आपको बता दिया। जो नई चीज़ें आएगी मैं कन्फर्म उसको 100% आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। जैसे कि उपास्थि के बारे में अभी मैं शायद क्वेश्चन नंबर 35 में मैं आपको उपास्थि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, तो देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस क्वेश्चन की जानकारी बहुत सटीक है, वहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन RRB जेईई में 31/5/2019 को पूछा गया है। इस क्वेश्चन में मैं आपको मसल्स के बारे में इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि फालतू लंबी क्लास हो जाएगी, मैं आपको पहले पढ़ा चुका। ये तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, बहुत दिनों के बाद में हमने ये क्लास ली है, लगभग 1 महीना हो गया है उस बैच को छोड़े हुए। बीच में 15-20 दिन महीना हमने बहुत सारी बायोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी ली है, अच्छे क्वेश्चन किए, अच्छे टॉपिकों पर चर्चा की है। और बीच में गैप इसलिए भी दिया है क्योंकि अभी आपके एग्जाम को टाइम है, इसलिए अब समय भी आ गया है कि भैया आपका सिलेबस जल्दी करवा दिया जाए। अगर आप जूलॉजी भी अच्छे से कर लेते हो तो फिर भी आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम रह जाती है। रही बात बॉटनी की, तो वो भी हम करवाएंगे। एक नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, नई सिरे से आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे भैया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो ... कवर करती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका तंतु, ऑप्शन नंबर सी है मांसपेशीय तंतु, ऑप्शन नंबर डी है आंत्रिय तंतु। ये क्वेश्चन आपसे RRB जेईई में पूछा गया है 27/6/2019 को। बताइए, अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हो कि भाई सार्कोलेमा क्या है, तो आपकी जो मांसपेशियां होती है, अब इन मांसपेशियों में कोशिका पाई जाती है भैया। क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है, सेल पाई जाती है। तो इनका जो बाहरी आवरण होता है, उस बाहरी आवरण को ही सार्कोलेमा कहा जाता है। और इन कोशिकाओं में जो द्रव भरा रहता है उसे कहा जाता है भैया सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 2 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको सार्कोलेमा आ जाए तो उसका संबंध मांसपेशियों से है, सार्कोप्लाज्म आ जाए तो उसका संबंध भी मांसपेशियों से है।
आपकी कोशिकाओं में जो द्रक भरा रहता है मांसपेशियों की, उन्हें कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। ठीक है भाई। और कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है मांसपेशियों की कोशिकाओं का, उसे कहा जाता है सार्कोलेमा। RRBJ में पूछा गया है 27/6/2019 को। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन मिस मत करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। ये समझ लीजिए कि आज की क्लास का सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो या तो क्वेश्चन नंबर 32 था या फिर ये है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है वो कानों को मोड़ा जा सकता है। किसकी उपस्थिति के कारण भैया कानों को मोड़ा जा सकता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हड्डियां, ऑप्शन नंबर बी है उपास्थि, ऑप्शन नंबर सी है रक्त, ऑप्शन नंबर डी है भैया स्नायु। ये क्वेश्चन आपसे RRB ग्रुप डी में पूछा गया है 20/9/2018 को। अगर आप सोच करके देखते हो तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है, और इसके अंदर की समझ देखते हो तो भैया समझ बहुत अच्छी है। समझ स्टार्ट होती है एनिमल टिश्यू से। कहाँ से? एनिमल टिश्यू से। एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, जंतु ऊतक वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। टिश्यू क्या है? हमारे शरीर में जब बहुत सारी कोशिकाएं समूह बना लेती है, जब बहुत सारी कोशिकाएं समूह बना लेती है जो ज़्यादातर एक जैसा काम करती है, ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ऊतक जो होते हैं वो भैया 4 प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जिसे कहा जाता है भैया उपकला ऊतक। दूसरा होता है भैया कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहा जाता है भैया संयोजी ऊतक। तीसरा होता है भैया मस्क्यूलर टिश्यू। तीसरा कौन सा है? तीसरा है भाई मस्क्यूलर टिश्यू जिसे कहा जाता है पेशीय ऊतक। ध्यान से समझना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। और चौथा है भैया न्यूरल टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू, जिसे कहा जाता है भाई तंत्रिका ऊतक। इन सभी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू के बारे में। मैंने आपको जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था, जब संयोजी ऊतक पढ़ाया था, तो संयोजी ऊतक के प्रकार मैंने आपको पढ़ाए थे। कौन कौन सा है संयोजी ऊतक? तो मैंने आपको बोन्स के बारे में बताया था कि जो आपकी हड्डियां होती है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में बताया था कि जो कार्टिलेज है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उसके अलावा मैंने लिम्फ आपको बताया था कि जो लिम्फ होता है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसके अलावा मैंने संयोजी ऊतकों के 2 प्रकार और पढ़ाए थे आपको। एक पढ़ाया था लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक पढ़ाया था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको 3 पढ़ाए थे। एक एडिपोज टिश्यू पढ़ाया था, एक रेटिकुलर और एक एरियोलर, पढ़ाए थे 3। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको पढ़ाए थे कौन कौन से? 3 पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक पढ़ाया था डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक पढ़ाया था मैंने इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। पढ़ाया था ना? जी हाँ, आपको सभी याद आ गए होंगे। तो जिनमें से कार्टिलेज जो होता है, जो उपास्थि होता है, वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इस कार्टिलेज में उपास्थि में कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है। कौन सी सेल होती है? कॉन्ड्रोसाइट कोशिका होती है, जिसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किसमें? कार्टिलेज में, उपास्थि में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया आपके उपास्थि में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो कॉन्ड्रोसाइट। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन। उपास्थि में एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, कान का जो भारी हिस्सा होता है इसमें देखो लचक पाई जाती है, उपास्थि का बना हुआ है। आगे की नोक का जो आगे का ये जो हिस्सा है ये भी उपास्थि का बना होता है, इसमें भी एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब 3 प्रकार की होती है भैया ये उपास्थि भी। पहली होती है हाइलिन कार्टिलेज,
ये जो हाइलिन कार्टिलेज होती है ये बड़ी बड़ी हड्डियों के जोन्स पर, किनारों पर लगी हुई होती है। यहाँ पे बड़ी हड्डियों के किनारों पर, बड़ी हड्डियों के किनारों पर या फिर जॉइंट्स पर आपको कौन सी उपस्थिति दिखाई देगी? हाइलिन। दूसरी होती है फाइब्रो कार्टिलेज, हिंदी में तंतु उपास्थि कहा जाता है। यह आपकी जबड़े की जो संधियां होती है उन पर लगी हुई होती है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो संधियां होती है या फिर वहां पर लगी होती है, ये भैया फाइब्रो कार्टिलेज। लेकिन तीसरा जो होता है वो होता है भैया इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है भैया, इलास्टिक, इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है इस इलास्टिक कार्टिलेज में। यह कार्टिलेज का तीसरा प्रकार है। और ये भैया कान का जो बाहरी भाग होता है या फिर एपिग्लोटस जो होता है उन जगह पर भैया ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे कि हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है भैया, वो मैंने आपको बता दिया कि कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो इस इलास्टिक कार्टिलेज के कारण कानों को मोड़ा जा सकता है, क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जिसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है कि नहीं है। और कान का जो बाहरी भाग होता है एपिग्लोटस जो होता है, जिसे हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है, इस जगह पर ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है भैया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखना नहीं है। अगर आप पहले के 30 क्वेश्चन देखते हो तो मैं गारंटी के साथ आपसे वादा करता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपीटी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईआरपी, एसएससी या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है कंकाल अंतर से। तो लगभग मेरे हिसाब से, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन 6 या 7, मेरे हिसाब से 7 चैप्टर हो चुके हैं भैया कंप्लीट इस जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में। तो अगर आपने ये 7 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए करवाया है। हाँ, अगर आप इधर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर जो चला हूँ, मैं रेलवे के जो सभी बच्चे हैं, चाहे वो ग्रुप डी वाले, एनटीपीसी वाले, एलपी टेक्नीशियन वाले, आरआरबी जेई वाले, आरपीएफ वाले, इन सभी स्टूडेंट के लिए भैया मैंने ये बैच स्टार्ट किया था, जिसमें मैं प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे मैंने एग्जाम का नाम लिखा है, डेट लिखी गई है, और सभी क्वेश्चनों को अच्छे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आसान भाषा में आपको एक एक चीज़ें, सारी की सारी ही चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। तो अगर आपने 7 चैप्टर कंप्लीट नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए। कल से तैयार रहना है भैया आपको। शाम को 7 बजे के आसपास क्लास आया करेगी हर रोज, और भैया आपको फुल डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बाकी के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टरों को अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल कराया जाएगा। तो आपके एग्जाम के पहले रेलवे वाले बच्चों के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच आई है भैया, समाप्त हो जाएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्दी है भैया, क्योंकि अब रेगुलर इसी पर ही काम करने वाले हैं अब हम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।